हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। संसद में पीएम नरेंद्र मोदी अपने ही अंदाज में नजर आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के रवैये से ऐसा लगता है कि वो अगले 100 साल तक सत्ता में नहीं आना चाहते। आपने ही जब ऐसी तैयारी कर ली है तो फिर हमले भी कर रखी है। राहुल गांधी के 2 राष्ट्र वाले बयान पर पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में विभाजनकारी मानसिकता है, जबकि राष्ट्र हमारे लिए जीवित आत्मा है। जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। कोई ऐसा नहीं करता जी। थोड़ी सी भी आशा होती, थोड़ा सा भी लगता हाँ यार देश की जनता फिर से फुलहार करेगी, तो ऐसा नहीं करते जी। और इसलिए खैर अब आपने ही तय कर लिया है 100 साल के लिए, तो फिर मैंने भी तैयारी कर ली है। फाइल में सिग्नेचर करके कौन अगला मुलाकात आएगा उसी के इंतजार में जो रहते हैं। आपके लिए फाइल सब कुछ है, हमारे लिए 130 करोड़ देशवासियों का लाइफ महत्वपूर्ण। आप फाइल में खोए रहे, हम लाइफ बदलने के लिए जी जान से जुटे हुए लोग। अजय रंजन जी कह रहे थे क्या रखा है, मोदी 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 करते रहते है, यही कर रहे थे। हाँ सब लोग मोदी 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 बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? आप लोग सुबह होते ही शुरू हो जाते। एक पल आप लोग एक पल मोदी के बिना नहीं बिता सकते। अरे मोदी तो आपकी प्राण शक्ति है। देखिए आपकी इच्छा रहती है ना, मैं पंडित जी का नाम नहीं बोलता हूं, आज मैं बार बार बोलने वाला हूं। आज तो नेहरू जी ही नेहरू जी। मजा लीजिए आज। आपके नेता कहेंगे मजा आ गया। नेहरू जी लाल किले से देश को संबोधन करते हुए क्या कह रहे हैं? कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है, इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। इति नेहरू जी। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। सदन में राष्ट्र को लेकर बातें हुई, ये बातें हैरान करने वाली है। इस सदन का ये कहकर भी अपमान किया गया कि हमारे संविधान में राष्ट्र शब्द नहीं आता। संविधान की प्रस्तावना में लिखा राष्ट्र पढ़ने में ना आए, ये हो नहीं सकता है। कांग्रेस ये अपमान क्यों कर रही है? हमारे लिए राष्ट्र एक जीवित आत्मा है। कांग्रेस को हमेशा से इन बातों से नफरत रही है। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। यूपी विधानसभा चुनाव के रण में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उतर आई हैं। ममता अखिलेश यादव के साथ कल वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। बता दें कि लखनऊ एयरपोर्ट पर ममता के स्वागत करने के लिए खुद अखिलेश यादव पहुंचे। ममता के दौरे से अंदाजा लगाया जा रहा है कि मायावती को छोड़कर सभी गैर बीजेपी दलों ने मोदी और योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता के आने से बंगाली वोट पर फर्क पड़ेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में वाराणसी से लेकर लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर और बरेली समेत कई जिलों में
बंगाली वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। ममता बनर्जी मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जमीन के बाजार मूल्य की दरों में अब 40% तक की छूट दिए जाने का आदेश जारी किया गया है। जमीन की खरीदी पर इस विशेष छूट का लाभ राज्य के लोग 31 मार्च 2022 तक उठा सकेंगे। इसके पूर्व गाइडलाइन की दरों में 30% की छूट दी जा रही थी। आपको बता दें कि भूपेश कैबिनेट की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए मार्केट वैल्यू गाइडलाइन की दरों को 30% से घटाकर 40% किए जाने का फैसला लिया गया। इसी क्रम में वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग मंत्रालय द्वारा आज 7 फरवरी को गाइडलाइन दर में 40% की छूट दिए जाने का आदेश विधिवत जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी आज खत्म हो गई। अंतिम तारीख तक 97,97,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। हालांकि राज्य सरकार ने इस साल 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा हुआ था, मगर ये लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। राज्य में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी होनी थी, मगर कई बार बारिश के कारण धान खरीदी प्रभावित हुई और अंतिम तारीख आज यानी कि 7 फरवरी तक की गई थी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि केंद्र से मदद नहीं मिलने के बाद भी छत्तीसगढ़ ने कांग्रेस सरकार के पिछले साल के सारे रिकॉर्डों को तोड़ा है। वहीं भाजपा का यह आरोप है कि मांग के बाद भी सरकार ने धान खरीदी की तारीख 15 फरवरी तक नहीं बढ़ाई और खरीदी के अपने लक्ष्य को पूरा नहीं किया। आपको बता दें कि धान बेचने के लिए कुल 24,05,303 किसानों ने पंजीयन करवाया था। इसमें से 21,77,000 किसानों ने अपना धान बेचा। वहीं इन किसानों को 19,084 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया है। कई मायने में पिछला रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 साल की सरकार में 70 लाख मीट्रिक टन के आसपास, लेकिन हमारी जो खरीदी हुई ओपनिंग हुई 82 लाख मीट्रिक टन से। दूसरे साल हम 84 लाख मीट्रिक टन, तीसरे साल हम 92 लाख मीट्रिक टन और इस वर्ष जो हमारा अनुमान था 1,05,00,000 मीट्रिक टन, तो लगभग उसके करीब हम आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा धान खरीदी का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उससे कोसों दूर है और अभी भी किसान न टोकन उनको प्राप्त हुई है न किसान धान बेच पाए हैं। बीच में लगातार अवरोध उत्पन्न हुआ बारिश के कारण में, और इसके कारण में जो समय है किसानों को कम मिला है। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर की उपस्थिति में आज पुनर्वास कैबिनेट सब कमेटी की बैठक की गई। बैठक में सरकारी विभाग के अनुपयोगी और शासकीय अनुपयोगी रिक्त पड़ी जमीन के विकास की योजना पर चर्चा की गई। वहीं बैठक में अनुपयोगी भूमि को उपयोग में किस तरह से लाया जाए, इसके साथ ही क्रियान्वयन एजेंसियों को जमीन हस्तांतरित किस तरह से किया जाए, इससे संबंधित नीति को सीईओ एनआरडीए द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि हाई पावर कमेटी के द्वारा चर्चा के बाद नीति को कैबिनेट के समक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। इधर बैठक में छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों में बड़े प्रोजेक्ट की जमीन को चिन्हांकित कर अगले कैबिनेट में क्रियान्वयन एजेंसी को हस्तांतरित करने की कार्रवाई हेतु हाउसिंग बोर्ड को निर्देशित किया गया है। वहीं बैठक में सरकारी जमीनों, पुराने भवनों की बिक्री और लीज पर देने संबंधी प्रस्ताव को लेकर भी चर्चा की गई। हाई पावर कमेटी में दो उद्देश्य था कि सरकार की जितनी जमीन है खाली पड़ी है, जो इंक्रोचमेंट हो रहा है, जो अनयूज्ड है उसका उपयोग करें, रेवेन्यू जनरेट हो। वैसे ही सरकारी भवन जो जर्जर हैं उसको तोड़कर उसका उपयोग। तो इस प्रकार नीति आज प्रस्तुत हुई जिसको हम लोगों ने अप्रूव किया है और वो कैबिनेट में उसको फाइनल करा के फिर शुरू कर देंगे क्रियान्वयन काम करना उसमें। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इसके साथ ही पटनायक कमेटी अंतर्गत आदिवासियों की रिहाई, चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई, राजनीतिक व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की वापसी की भी समीक्षा कर अफसरों को कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक में अफसरों ने गृह मंत्री को जानकारी दी कि चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई कर अब तक 17,385 निवेशकों को
लगभग 11 करोड़ 21 लाख रुपए लौटाए गए हैं। वहीं बैठक में ये बात भी सामने आई कि नक्सल घटनाओं में 40% की कमी प्रदेश में आई है। वहीं पिछले 3 सालों में करीब 1199 नक्सलियों ने सरेंडर भी किया। इसके अलावा गृह मंत्री ने नक्सल क्षेत्रों में जरूरत के मुताबिक नए कैंप स्थापित करने के निर्देश दिए। साथ ही बस्तर रेंज के स्थानीय युवाओं की भर्ती के लिए बस्तर फाइटर के अंतर्गत 2800 पद, सब इंस्पेक्टर के 975 पद और महिला नगर सैनिकों के खाली पदों पर भर्ती करने के लिए भी आदेश दिए। काले कपड़े पहनकर कांग्रेसियों और पीएचई मंत्री के बंगले में घुसकर मारपीट का मामला अब गर्माता जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस, SC/ST प्रकोष्ठ के और आदिवासी कांग्रेस ने बीजेपी के पूर्व मंत्री समेत मारपीट करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में पीएचई मंत्री रुद्र कुमार ने बताया कि मुंगेली जिले के 2 कार्यकर्ता अपने कुछ काम को लेकर उनके आवास पर आए हुए थे। उनके बंगले से बाहर निकलने पर सिर्फ इसलिए उनसे मारपीट की गई क्योंकि उन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। वो किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर रहे थे और ऐसे में उन्होंने मारपीट करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग रखी है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ ने भी SC/ST वर्ग के कांग्रेसियों से मारपीट करने वालों पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग रखी। इधर कांग्रेस ने बीजेपी पर मामले को राजनीतिक रंग देने का आरोप भी लगाया है। बेचारे बच्चे लोग तो मेरे पास आए थे, उसको क्या पता था कि वो काला कपड़ा पहन के आएगा तो वो मार खाएगा रैपुर में। ये बहुत दुखद घटना है और जब ये घटना घटी तो तुरंत पुलिस ने कार्रवाई भी की कि जिस तरीके से गाली गलौज राजेश के द्वारा किया गया है, इनके ऊपर SC/ST की धारा के तहत आगे कार्रवाई हो। और दुर्भाग्य ये कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के युवकों के साथ सिर्फ इसलिए कि वो लड़के काले रंग का कपड़ा पहन के ना सिर्फ मारपीट किया गया बल्कि जगत गुरु, धर्म गुरु रुद्र कुमार के घर के होर्डिंग को, बोर्ड को, यहां तक कि नेम प्लेट को भी तोड़ने की कोशिश की गई। और मैं पुनः कांग्रेस पार्टी की ओर से दोहराता हूं कि ऐसे विरोध व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई। इस वक्त रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर में आगजनी का मामला सामने आया है। आरपीएफ की टास्क टीम ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं आगजनी के पहले 3 कंप्यूटर चोरी हुए थे। चोरी के बाद रिजर्वेशन काउंटर में आग लगाने की आशंका जताई जा रही है। आरपीएफ ने आरोपियों से 3 कंप्यूटर भी जब्त किए हैं। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं। रेलवे रिजर्वेशन काउंटर में आगजनी का ये पूरा मामला है। आरपीएफ की टास्क टीम ने यहां से 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि आगजनी के पहले 3 कंप्यूटर भी काउंटर से चोरी किए गए थे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, क्या कुछ ये पूरा मामला? रक्षा, देखिए एक बड़ा खुलासा हुआ है जो आधी रात को रायपुर रेलवे स्टेशन का जो काफी हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है, जहां पे आरपीएफ की पेट्रोलिंग होती है, जीआरपी की पेट्रोलिंग होती है, इन दोनों थानों के बीच में जो रिजर्वेशन काउंटर है वहां पे जो आधी रात को 2 बजे आगजनी हुई थी। और बताया जा रहा है कि उसके जो पीछे का हिस्सा है उसमें जो जहाँ पे फॉर्म रखे थे, जो पुराने फॉर्म थे, पुराने चार्ट थे और कुछ नए जो फॉर्म जो पैसेंजर्स को दिए जाते हैं रिजर्वेशन के समय पे, वो रखे हुए थे, वो पूरी तरह से जल के स्वाह हो गए। इसमें एक बड़ा खुलासा भी ये हुआ है कि इसमें जो चोरी हुई थी, वो माफ कीजिएगा, जो आगजनी हुई थी उससे पहले यहाँ पे चोर घुसे थे और चोर जो है वो 3 कंप्यूटर यहाँ से जो है उसको लेके यहाँ से चोरी करके ले गए। इस बात का खुलासा जब रेलवे को हुआ तो रेलवे ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई और वहाँ के CCTV खंगाले, तो उसमें ये बात सामने आई कि वहाँ पे 3 लोग दिखाई दिए और उसके आधार पे उसमें से 2 रेलवे कर्मचारी अभी तक बताए जा रहे हैं। हालांकि इसमें अभी प्रारंभिक जानकारी जो बताई जा रही है, इसमें 2 रेलवे कर्मचारी सामने आए हैं, उनको हिरासत में ले लिया और आरपीएफ की अभी टीम का ये कहना है कि अभी उनसे पूछताछ की जा रही है और मीडिया को बाद में बताया जाएगा। लेकिन ये बड़ा खुलासा इसमें यहाँ पे आया है कि ये चोरी जो हुई है, वो आगजनी जो हुई है उससे पहले चोरी की वारदात हुई थी। इसमें हालांकि ये बात भी सामने आई है कि 3 कंप्यूटर जब्त हो गए हैं और 2 रेलवे कर्मचारी समेत कुल 3 लोगों को, जो 3 संदेही है, उनको हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। और लेकिन इस बात की आशंका भी प्रबल है यहाँ पे रचना कि ये जो आग लगी है, ये आग लगी नहीं, ये लगाई जाने की आशंका काफी प्रबल है। तो इससे एक बड़ा खुलासा हुआ है कि अभी इसमें क्योंकि पूछताछ जो अभी की जा रही है आरपीएफ के द्वारा, आरपीएफ का ये कहना है
कि अभी इसमें पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि आग जो है लगी नहीं थी, इसको लगाई गई है। तो अभी इस बात का भी आने वाले जो समय है उसमें कई नए बड़े खुलासे हो सकते हैं कि आग क्यों लगाई और किसके कहने पे लगाई। तो इस बात का भी खुलासा आने वाले दिनों में हो सकता है। तो फिलहाल अभी इतनी आरपीएफ के द्वारा सूचना दी गई है मीडिया को कि अभी 3 लोगों को हिरासत में लिया है, 3 कंप्यूटर जब्त कर लिए गए जो चोरी हुई थी। जी चलिए, पूरी पूछताछ के बाद ही तस्वीर पूरी तरह से साफ हो पाएगी। इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा तहसीन। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे बिग न्यूज का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे सकते हैं। पीएमओ की तरफ से ये जानकारी दी गई है। आज पीएम ने लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की। संसद में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने AIMIM प्रमुख ओवैसी के काफिले पर हुए हमले पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। उनसे केंद्र सरकार द्वारा दी गई सुरक्षा को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने सुरक्षा लेने से एक बार फिर से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में सुरक्षा लेने की अपील की। मेरी जान की कीमत उत्तर प्रदेश में CAA प्रदर्शन के दौरान मरे 22 लोगों से बढ़कर नहीं है। लोग मेरे साथ बंदूक लेकर चलें, ये मुझे पसंद नहीं। गोवा में चुनावी रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी सरकार अगर गोवा में बनती है तो हम राज्य की सारी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% सीटें आरक्षित करेंगे। महिलाओं के खिलाफ अपराध कम करने के लिए महिला पुलिस स्टेशन भी खोले जाएंगे। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में बीजेपी नेता की दबंगाई देखने को मिली। पाचौर में नगर परिषद का अतिक्रमण दस्ता तहसीलदार की अगुवाई में अतिक्रमण हटाने के लिए गया, लेकिन उसे बीजेपी के विधायक प्रतिनिधि भगवान सिंह राजपूत के विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी नेता ने गुस्से में तहसीलदार पर ही पेट्रोल छिड़क दिया। दरअसल तहसीलदार और नगर परिषद CMO सरकारी काम में बाधा को लेकर भगवान सिंह राजपूत और उसके 2 भाइयों के खिलाफ FIR दर्ज कराने थाने पहुंचे थे। ये बात भगवान सिंह राजपूत को नागवार गुजरी और वो बॉटल में पेट्रोल लेकर जा धमका। भीड़ के बीच उसने तहसीलदार पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की भी कोशिश की। वहीं बाद में नेताजी पेट्रोल को शरबत बताने पर तुले रहे। वहीं इस मामले में पुलिस ने भगवान सिंह राजपूत और उसके 2 भाइयों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने समेत दूसरी धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। भगवान सिंह उनके द्वारा एक पेट्रोल की बोतल लाई हुई, जिसमें पेट्रोल भरा हुआ था, उसमें उनने वहाँ पर जो लोग खड़े हुए थे सबके ऊपर पेट्रोल का छिड़काव किया। भगवान सिंह राजपूत एक बोतल में पेट्रोल लेकर आ गया और उसने पेट्रोल छिड़का, जो राजस्व अमले और नगर पालिका अमले और उस पर स्वयं पे भी गिरा। इसमें हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया। ना मैंने किसी प्रकार का तेल डाला, ना कोई ऐसी बात हुई। मेरे पास कोको कोला था, मैं ठंडे के लिए साहब के लिए लेके आया। कोको कोला क्या, वो जो बोलते हैं ना लेमन की बॉटल थी। मैंने कहा सर श्रीमान आप भी ले लो और मैं भी ले लेता हूँ। उस प्रकार से ढुल गया था। मैंने उनको ये बताया, मैंने कि ये लेमन है साहब। रायपुर नगर निगम के जोन क्रमांक 2 के अध्यक्ष हरदीप सिंह होरा ने जोन के अफसरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई टेंडर रद्द करने की मांग रखी है। दस्तावेजों के साथ गड़बड़ी उजागर करते हुए हरदीप सिंह होरा ने आरोप लगाया है कि जोन 2 से शहीद हेमू कलानी वार्ड के नाम पर लगभग 50 लाख रुपए CC रोड, सार्वजनिक भवन निर्माण और बैडमिंटन कोर्ट के 3 टेंडर जारी किए गए थे। ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है, मगर टेंडर फाइल में निर्माण कार्य का सही लोकेशन तक बताया नहीं गया है। वही मामले में जोन आयुक्त का कहना है कि ये टेंडर उनके आने से पहले के हैं। 2 संरचना मद से पैसा 50 लाख रुपया जो वार्ड विकास कार्य हेतु के लिए आया था, उससे क्या विकास कार्य करवा रहे हैं जानकारी दे नहीं पा रहे। वार्ड में बोलते हैं सार्वजनिक भवन है, उसमें अतिरिक्त निर्माण कराया जा रहा है। कोई नगर निगम के रिकॉर्ड में ऐसा सार्वजनिक भवन नहीं है। 15 साल जो भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने किया है, इस बार भी इनकी सोच वही है। भूपेश बघेल जी की सरकार में बिल्कुल भी पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा और भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। इसका मैं खुल के विरोध कर रहा हूँ। जोन अध्यक्ष महोदय ने एक चिट्ठी दी थी जिसमें पेवर ब्लॉक से संबंधित काम को लेकर उन्होंने कुछ बिंदुओं पर जानकारी चाहिए थी। उसमें हम लोग जांच करा रहे हैं और जांच कराने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे पेवर ब्लॉक को लगाने को लेकर जो शिकायत है
उसमें जो भी तथ्य सामने आएगा उसमें फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार नाकाम रहा भोपाल अब सीवरेज संबंधित कामों के लिए प्रदेश में सर्वाधिक सीवेज शुल्क वसूलेगा। इसे लेकर नगर निगम भोपाल ने नई दरों की घोषणा भी की है। नगर निगम ने पुरानी दरों में 10 गुना तक वृद्धि कर दी है। सीवेज संबंधित जो काम पहले 300 से 2000 रुपए तक में हो जाते थे वो अब कम से कम 1000 से लेकर 5000 रुपए तक लगाए जाएंगे। नगर निगम के इस निर्णय का विरोध भी अब शुरू हो चुका है। वहीं मामले में आपत्ति भी दर्ज कराई जा रही है। लोगों ने इस निर्णय को अधिकारियों की मनमानी बताया। वहीं आपत्तिकर्ताओं ने बताया है कि सीवेज संबंधित कामों को लेकर नगर निगम की कार्यप्रणाली खस्ताहाल है। तो इस 1000 रुपया में क्योंकि गाड़ी घर पर जाना मतलब कलेक्ट करना और जनरली इस प्रकार का खर्च 1000 रुपया होगा तो मतलब मान लीजिए एक घर में कभी भी 3 साल में एक बार होगा। कोई ऐसा कोई पर डे डेली होने वाला खर्च नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस खर्च तो इतना तो आवश्यक है जो उस सर्विस देने के लिए जो जरूरी है। कमिश्नर नगर निगम भोपाल और उन यहाँ पर जो सीवेज शाखा में या विभाग में बैठे हुए बड़े अधिकारी हैं अपने हिसाब से दरें निर्धारित करवा देते हैं, जिसका बड़ा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। 500 रुपए जिस सीवेज की पुरानी दर थी आज उसको लगभग 10 गुना अधिक कर दिया गया है। देश की स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जीवनी पर साल 2012 में दिल्ली पत्रकार नसरीन मुन्नी कबीर ने अंग्रेजी में एक किताब लिखी थी। वहीं इस किताब का हिंदी अनुवाद छत्तीसगढ़ के पत्रकार ने किया है। पत्रकार डी श्याम कुमार ने बताया कि 2012 से 2019 के बीच हिंदी में अनुवाद के लिए एक पैनल बनाया गया था। किताब पूरी होने के बाद इसके प्रकाशक नियोगी बुक्स में लता दीदी से समय भी लिया था, लेकिन कोरोना संकट की वजह से समय नहीं मिल पाया। इस किताब में स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के गायन से लेकर पारिवारिक और व्यक्तिगत सभी पहलुओं पर बेबाकी से अपनी बात रखी थी। पत्रकार डी श्याम कुमार का कहना है कि लता दीदी के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित ये पहली किताब है जिसका हिंदी अनुवाद तो है ही, इसके साथ ही लता दीदी की स्वीकृति भी प्राप्त है। मगर ये जो किताब है लता अपने खुद के शब्दों में, और इसमें इस किताब को हम पूरी तरह प्रामाणिक और आधिकारिक मानते हैं। जैसे लता जी के बारे में कोई भी जो तथ्य हैं वो किसी के द्वारा या कहीं से ली नहीं गई हैं। सीधे उनके ऊपर 250 प्रश्न उनसे पूछे गए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।